असाइनमेंट। उसमें कितने क्वेश्चन कर लिए सब्जेक्टिव शीट के, या छोड़ ही दें सारे ही? सब्जेक्टिव भी शीट दिया था आपको, है ना? टेस्टिंग है इसका। मुझे तुम स्टार्टिंग में बताते कि तुम बेसिक पढ़ना चाहते हो, मैं ऐसी जेई नीट पढ़ाता रहा तुम्हें। मुझे तो अब पता चला कि गलती कहाँ थी। बोर्ड वाला पढ़ना था बेसिक, हम ऐसी एडवांस नीट क्या मैकेनिज्म। तुम भी बनते रहे, मैं भी बनता रहा, बताओ। ना ले इसका टेस्ट, अमाइंस का तो दोगे? सिर्फ एमटीजी फिंगर टिप पढ़ा, है ना? उसी के क्वेश्चन ज्यादातर उसी बेस पे क्वेश्चन आएंगे, बेसिसिटी की और ये। ठीक है, बायोमोलिक्यूल स्टार्ट कर लें फिर। ठीक है, आगे देखो, बायोमोलिक्यूल स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी है, खोलो एनसीईआरटी में से देख के पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। सबसे पहले लिखा हुआ इसमें बायोमोलिक्यूल में कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स, थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे एंजाइम्स, फोर्थ टॉपिक हम पढ़ेंगे विटामिन्स, फिफ्थ है न्यूक्लिक एसिड्स, सिक्स्थ है हार्मोन्स। डेफिनेशन लिखो, बायोमोलिक्यूल क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मैक्रोमोलिक्यूल यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल। उनमें ये वाले मॉलिक्यूल हमने पढ़ने हैं। तो पहले डेफिनेशन लिखा हुआ है फर्स्ट पेज पे, बायोमोलिक्यूल आर केमिकल कंपाउंड्स which are building blocks of life and perform important functions in living organisms. केमिकल कंपाउंड बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लाइफ के, हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन करते हैं, उन्हें क्या कह रहे हैं? बायोमोलिक्यूल्स। उनमें हमने एक एक करके ब्रीफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, इनके बारे में पढ़ा। ठीक है, पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट दिया होगा, चेक करो, फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, इन्हें हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज के बिना एनर्जी नहीं मिलेगी बॉडी में, है ना? सुक्रोज हम खाते हैं, सेलुलोज है, स्टार्च है, ये सारे क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं।
कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन क्या है? दो डेफिनेशन है। पहले क्लासिकल डेफिनेशन था इसका, इसके फॉर्मूले हमने देखे, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6। तो इन्हें ना हमने चारिंग भी पढ़ा कल। इन्हें आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर इसमें से वाटर अलग कर दें तो एक कार्बन अलग हो जाएगा, प्लस कितने वाटर अलग हो जाएंगे? 6। तो इनका नाम इससे पड़ा कि इन्हें ऐसे बोला जाने लगा कि हाइड्रेट्स हैं किसके? कार्बन के। तो दे आर कंसिडर्ड टू बी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, क्योंकि इसमें से पानी निकल जाता था, क्या बन जाता था? ब्लैक कलर का कार्बन। तो इनका नेम इस वजह से पड़ा हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या बन गए? कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। लेकिन बाद में हमें पता चला कि बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे भी हैं जिन्हें हम ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे O5 वाला भी मिला हमें कंपाउंड, तो फिर उसे तो ऐसे नहीं लिख सकते। तो फिर जैसे जैसे इस पे हमने रिसर्च की, हमें ज्यादा नॉलेज हुई, इनको स्टडी किया, तो हमने इसकी डेफिनेशन चेंज की। हमें पता चला भी कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, मेनली अगर केमिस्ट्री उनमें देखें तो इनमें एक एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होना जरूरी है, और एक से ज्यादा अल्कोहल ग्रुप होने जरूरी हैं। तो जितने भी ये कंपाउंड थे उनमें से कम 2 अल्कोहल, एक फंक्शन ग्रुप या तो एल्डिहाइड होता था या क्या होता था? कीटोन। तो इसका मॉडर्न डेफिनेशन हमने चेंज किया है। आज हम इसका डेफिनेशन ऐसे देंगे जो एनसीईआरटी में लिखा है। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और कंपाउंड्स, or compounds which give such compounds on hydrolysis। तो जनरली हमारे लिए कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो, कम से कम 2 अल्कोहल ग्रुप हो, OH ग्रुप हो, उन्हें क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट। या फिर कोई ऐसे कंपाउंड जिनकी वाटर से रिएक्शन करवा दें, हाइड्रोलिसिस करवा दें, और ऐसे कंपाउंड बन जाएं। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ना दिखें, लेकिन पानी डालने के बाद ऐसे कंपाउंड बन जाएं जिसमें OH ग्रुप भी हैं 2-3, एल्डिहाइड या कीटोन भी है, उन सबको क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। जैसे अगर, अच्छा सभी यहाँ पे लाइन अंडरलाइन करो, ये हमें क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर के, क्या सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं? तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जितने भी मिले हैं वो सारे के सारे क्या हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है। जैसे सबसे छोटा अगर कार्बोहाइड्रेट बनाए तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, क्योंकि एक तो एल्डिहाइड चाहिए, कम से कम 2 क्या चाहिए? अल्कोहल, और ये कार्बन क्या आ जाएगा? कायरल। तो सबसे छोटे वाला कार्बोहाइड्रेट माना जाएगा, क्योंकि कम से कम 2 OH भी चाहिए मुझे, एक एल्डिहाइड भी चाहिए। तो सबसे स्मॉल वाला है, इसे कहा जाता है ग्लिसरैल्डिहाइड। दिस इज नोन एज ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है। ग्लूकोज हमने पढ़ा ही है, उसमें तो कितने OH ग्रुप होते हैं ग्लूकोज में? 5। तो जल्दी जिसमें भी एल्डिहाइड या कीटोन दिख जाए और एक से ज्यादा OH दिख जाए, 2 आ जाए कम से कम, उन्हें क्या कहेंगे हम? कार्बोहाइड्रेट। सारे के सारे क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे इसमें कायरल कार्बन है, वो फैक्ट है कि हमें जितने मिले हैं बायोमॉलिक्यूल, वो सारे के सारे क्या हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है। आगे पेज पे देखो, एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन लिखा होगा इसका, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लिखा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट आगे क्लासिफाई किए हुए हैं एग्जैक्टली। ये स्मॉल जो मॉलिक्यूल हैं,
ये स्मॉल मॉलिक्यूल जुड़ के लंबी चेन बना लेते हैं, यहाँ पे पॉलीमर्स एग्जिस्ट करते हैं, ये आगे आगे जुड़ के लंबी चेन बना लेते हैं। कैसे? इसका OH आगे वाले का OH, वाटर निकल के ईथर लिंकेज, ईथर लिंकेज से आगे आगे कई जुड़ रखे हैं, लंबी चेन बन रखी है। अगर लंबी चेन बन रखी है तो कार्बोहाइड्रेट कितनी की लंबी चेन है, उसके बेस पे 3 कैटेगरी डिवाइड की हैं। एक है मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स, एक है ओलिगो और एक है पॉली। सबसे छोटे वाले कार्बोहाइड्रेट जैसे ये वाला है, अगर वो अभी चेन में नहीं जुड़ा, लंबी चेन नहीं बनी, ईथर लिंकेज नहीं बने, उन्हें तो कहते हैं मोनो। मोनो का मतलब भी सिंगल है। सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। सेक्राइड का जनरल मीनिंग क्या होता है? शुगर। सेक्राइड इज शुगर। तो शुगर को जनरली सेक्राइड्स कहते हैं। तो मोनो का मतलब जो बिल्डिंग ब्लॉक है, सबसे छोटे वाले, उन्हें तो कहते हैं मोनो। लेकिन आगे अगर ये जुड़ते हैं, अल्कोहल होते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप आगे जुड़ते रहेंगे, ऐसे चेन बनती रहेगी, ईथर लिंकेज से पॉलीमर बनते रहेंगे, ये आगे आगे जुड़ जाएं, तो लंबी चेन मिलती है, जिसमें हमें मिलता है स्टार्च, सेलुलोज, वो सारे क्या है? लंबी चेन। लंबी चेन में लेंथ कितनी की लंबी है? क्या 10 यूनिट जुड़े हैं, 100 जुड़े हैं, 1000 जुड़े हैं? उसके बेस पे हमने 2 तरह के कर लिए। ओलिगो होता है अ फ्यू, कुछ एक जुड़ गए, 2 से 10 तक। बहुत ज्यादा लंबी चेन है, 100 मॉलिक्यूल जुड़ गए हैं, उसे क्या कहते हैं? पॉली। तो जैसे मैं बात करूं ग्लूकोज की, अकेला ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है, सिंगल, कहीं नहीं जुड़ा हुआ, तो वो ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है। लेकिन ग्लूकोज आगे 2 जुड़ जाते हैं, सुक्रोज बन जाता है C12H20, H22O11, C12H22O11। इसमें आप पानी डालोगे तो 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के निकलते हैं। अगर पानी डाल दें तो क्या बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के। तो 2 या 3 जुड़ रखे हैं तो उन्हें इसमें रख दिया, ओलिगो में। लेकिन ऐसे कई स्टार्च हैं, जैसे हम खाते हैं घर पे आटा जो होता है, हम व्हीट फ्लोर खाते हैं, दैट इज स्टार, वो पॉलीसेकेराइड है, क्योंकि उसकी जो चेन इतनी लंबी बनी हुई है, जब उन्हें तोड़ते हैं तो 200 300 ऐसे यूनिट निकलते हैं ग्लूकोज के। तो फिर ओलिगो और पॉलीसेकेराइड ऐसे डिफाइन किए हैं। अभी कितने के जुड़े हैं? जुड़े ही नहीं, सिंगल सिंगल है अभी, सबसे छोटे वाले मोनो। लेकिन जुड़ रखे हैं 2 से 10 तक ओलिगो, बहुत ज्यादा है 100 200 तो क्या है? पॉली। अब जुड़ेगा पता कैसे चलेगा? अभी जुड़ा है नहीं, दोबारा रिएक्शन रिवर्सिबल है। अगर इसमें पानी निकाला है, दोबारा पानी डाल दो, अगर दोबारा पानी डाल दें तो फिर से यही बन जाएंगे 2 मॉलिक्यूल। तो हम इसमें पानी डाल के देख लेंगे, हाइड्रोलिसिस करवा के देखेंगे। अगर हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद सिंगल मॉलिक्यूल ही मिलता है, फिर तो मोनो है। लेकिन अगर 2 3 4 ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूल जो मिलते हैं, तो हम कहते हैं ओलिगो है। लेकिन अगर 100 मॉलिक्यूल मिल जाता है, पानी डालने से अलग अलग फ्रैगमेंट हमें दिखने लगते हैं, 100 मॉलिक्यूल बन गए, तो हम कहेंगे क्या है? पॉलीसेकेराइड। तो उसने हमें उल्टा डेफिनेशन ऐसे लिख के दिया हुआ है कि हाइड्रोलिसिस के बाद, हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद कितने के मॉलिक्यूल निकलते हैं, है ना? इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इसकी हाइड्रोलिसिस होती नहीं, क्योंकि ग्लूकोज है, उसमें से 2 तो बनेंगे नहीं, तो इसमें हाइड्रोलिसिस होती नहीं। इसमें हाइड्रोलिसिस से कितने यूनिट्स निकलते हैं मोनोसेक्राइड के? 2 से 10। इसमें हाइड्रोलिसिस के बाद मोर देन 100, कितने भी जुड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो पहला लिख रहे हैं मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड आर दोज cannot be hydrolyzed, cannot be hydrolyzed, इन्हें हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। इन्हें ओलिगोसेक्राइड 2 से 10 तक can be hydrolyzed to give 2 to 10 monosaccharides। 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड अगर बनते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम ओलिगोसेक्राइड्स। ठीक है, और पॉलीसेक्राइड अगर बहुत ज्यादा बनते हैं, देखो एनसीईआरटी में कितने लिखे हुए हैं?
large number of, so can be hydrolyzed to give large number of monosaccharide, 100, 500, उसे क्या कहते हैं, पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है। फर्दर ओलिगो में कई बार वर्ड आ जाएगा डाइसेक्राइड, मीन्स 2 यूनिट निकलेंगे। ट्राइसेक्राइड मीन्स कितने बनेंगे, 3। टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5। तो अगर नंबर ऑफ यूनिट काउंट कर सकते हैं, 2 डाई हो गया, 3 के लिए क्या वर्ड आता है, ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। तो ऐसे एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा। डाइसेक्राइड क्या है, 2 यूनिट मिलते हैं। जैसे सुक्रोज है, पानी डाला 2 ग्लूकोज मिल गए, तो वो क्या है, डाइसेक्राइड। लेकिन अगर 3 ग्लूकोज मिल जाते हैं तो ट्राई भी होगा, टेट्रा भी होगा। तो ये ओलिगो में आ जाएंगे 10 तक। और पॉलीसेक्राइड 100, 200 जितने भी हैं वो सारे किसमें रखे हमने, पॉलीसेक्राइड। ठीक है। अब हमारे सिलेबस में उसने 2 तो मोनोसेक्राइड के आगे स्ट्रक्चर पढ़ाए हैं हमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में थोड़ी डिटेल है। 3 डाइसेक्राइड दिए हैं, सिर्फ डाइसेक्राइड जिसके स्ट्रक्चर्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। और 2 पॉलीसेक्राइड है, स्टार्च, सेलुलोज और थोड़ा सा ग्लाइकोजन लिखा है। तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, मीन्स इनके बारे में पढ़ना है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, पहले इनके बारे में, फिर इनकी डाइसेक्राइड, सिर्फ 3 डाइसेक्राइड हैं और 3 ही क्या है, पॉलीसेक्राइड। ठीक है। आगे चल रहे हैं। सबसे पहले मोनोसेक्राइड पढ़ रहे हैं। मोनोसेक्राइड कौन सा है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ग्लूकोज के बारे में। मोनोसेक्राइड में डिटेल किसका है, ग्लूकोज। तो पहला टॉपिक है ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। स्ट्रक्चर आता है आपको, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। क्या सिखाया मैंने, 6 की चेन, पहला एल्डिहाइड, 6 की चेन, सभी पे OH है, थर्ड वाला OH लेफ्ट था, बाकी सारे क्या थे, राइट। तो ये OH राइट साइड, थर्ड वाला लेफ्ट है, ये OH राइट है, ये OH राइट है। इसे क्या कहा जाता है, ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज है। क्लियर है। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में एक प्रेपरेशन मेथड लिखे हैं 2, फिर कुछ एक रिएक्शंस लिखी हैं, है ना, कुछ एक इसकी प्रॉपर्टीज। इसमें जनरल क्वेश्चन हम कराए, कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं। तो 2 की पावर n, वो हम वही पढ़ाए थे ऑप्टिकल में। कितने आते हैं कायरल कार्बन, क्या लास्ट वाला कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है, 4 हैं। तो 2 की पावर 4 कितने हो जाएंगे, 60। ठीक है। थर्ड वाला OH याद रखना, लेफ्ट साइड है। इसमें हमने 2 चीजें और डिस्कस कर ली थी, आई थिंक एप्टीमर्स, याद है कुछ, एप्टीमर्स पढ़ा था, एनोमर्स, एनोमर्स एंड एप्टीमर्स। अगर आप OH की पोजीशन चेंज कर देते हो बेटा, वो ग्लूकोज नहीं रहता, वो उसका स्टीरियोइसोमर बनता है। उन्हें हमने एनोमर या एपीमर कहा था। अगर C1 पे पोजीशन चेंज होती है तो एनोमर, अगर 1 को लेके बाकी किसी पे चेंज होती है तो एपीमर। ये भी हमने ऑप्टिकल वाले टॉपिक में पढ़ लिया था। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं प्रेपरेशन मेथड। चेक करो, एनसीईआरटी में प्रेपरेशन मेथड दिया हुआ है। प्रेपरेशन मेथड बोलो, पहला क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम सुक्रोज। तो पहला प्रेपरेशन मेथड है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज में पानी डालो,
दो ग्लूकोज बन जाएंगे। एग्जैक्टली C6 एक ग्लूकोज बनता है और ये जो है फ्रक्टोज बनता है। ये हम सुक्रोज का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डाइसेक्राइड में, वहां डिटेल आ जाएगा। सेकंड लिखा हुआ है स्टार्च से, अगर स्टार्च में पानी डाल दें तो अभी नंबर ऑफ ग्लूकोज बनते हैं। ये भी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, तब इसका फॉर्मूला वगैरह डिस्कस करेंगे। अभी सिंपल लिख लो स्टार्च में पानी डाल दें तो ये बनता है। ठीक है, तो दो लाइन ये लिखी हुई एनसीईआरटी में। इसके बाद है इसके कुछ एक रिएक्शंस लिखे हुए हैं ग्लूकोज के। रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, रिएक्शंस में पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद HI। अगर हम ग्लूकोज ले लें, इसे कंडेंस करके ऐसे लिख दो, 4 OH है, 4 OH को इकट्ठा करके लिख दें, पांचवा लास्ट पे छोड़ दिया, पहला क्या ले लिया एल्डिहाइड। तो इसके कुछ एक रिएक्शन दिए हुए हैं, हम रिएक्शन इकट्ठे लिख लेते हैं। पहला रिएक्शन है HI से हीट करना है। अगर HI से हीट कर दें इसे, तो एक रिएक्शन आपको फास्फोरस HI से सिखाया था कि रेड फास्फोरस HI किसी भी ऑक्सीजन वाले कंपाउंड को क्या बना देता है, अल्केन। तो सेम ही है। अब HI से हीट करें, थोड़ा सा रेड फास्फोरस कैटलिस्ट है, लिखा नहीं उसने, तो हमें अल्केन बना देना है, चाहे वो एसिड है, चाहे वो एल्डिहाइड है, चाहे वो अल्कोहल है, कोई भी, ओ खत्म हो जाता था। सिर्फ कार्बन चेन बचती है। कितने कार्बन की चेन है, 6 की, तो 6 वाला क्या बन जाएगा, एन हेक्सेन। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन अगर कहता है HI से, तो आप वो वाली रिएक्शन अल्केन में लिखवाई थी ना, रेड फास्फोरस HI, तो वाली रिएक्शन याद रख लो, उससे कंपेयर करके लिख दो, क्या बनेगा, एन हेक्सेन। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन लिखी हुई है। क्या कहीं ऑक्साइन पढ़ा हमने, एल्डिहाइड का ऑक्साइन? बताओ कैसे बनता था, C डबल बॉन्ड O NH2OH और H वाटर निकल के डबल बॉन्ड जुड़ जाता था। तो सेकेंड रिएक्शन इसकी करवाई है NH2OH से। NH2OH से ऑक्साइन बनेगा, और ऑक्साइन हमें पता सिर्फ एल्डिहाइड रिएक्ट करता है। एल्डिहाइड का डबल बॉन्ड O वाला जो कंपाउंड है, यहाँ से O निकलता था, यहाँ से 2 N। अमोनिया डेरिवेटिव याद है, हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन, 2,4-DNP, ब्रैडीज रेजन टेस्ट। पीएच बताओ कितनी होती थी इसमें, 3.5, वो वाला रिएक्शन। तो वाला रिएक्शन याद करके बाकी सारा सेम रखो, अल्कोहल से कोई रिएक्शन नहीं है। ये आ जाएगा CH डबल बॉन्ड NOH, ऑक्साइन बनेगा। इसे आप वैसे का वैसे ही लिख दोगे। इट शोज प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप, ये सेकंड रिएक्शन है। थर्ड देखो, HCN के साथ लिखे, साइनोहाइड्रिन पढ़ा हमने HCN के साथ। तो अगर HCN के साथ रिएक्शन करवा दें तो एल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन बनता था। बताओ C डबल बॉन्ड O पे कैसे कैसे अटैक होता था, कार्बन पे क्या आता है CN, O पे क्या आता है H, तो साइनोहाइड्रिन बनेगा। तो यहाँ पे C पे एक लग जाएगा OH, एक लग जाएगा CN। पहला चेंज करना है, बाकी सेम रखना है, ये वाला हिस्सा सेम है, ये वाला हिस्सा सेम है, CHOH4 और एक CH2। तो एल्डिहाइड की प्रेजेंस कंफर्म करता है। इसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो ये दिखाती है कि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो 4 ऑप्शन में से जा तो ये दे देगा या ये दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन लिखा हुआ है ब्रोमीन वाटर से। ब्रोमीन वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन आ जाती है, 2 HBr, 2 HBr के बाद एक क्या मिलती है, नेसेंट ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देता है एसिड में, अल्कोहल्स को नहीं करता। ये वैसे का वैसे रहेगा। इट मींस आप याद रखो, ओनली एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड, इसे ऐसे याद रखो।
ये ऑर्गेनिक में भी यूज कर लेना, वहां नहीं पड़ा सामने ऐसा कुछ कि ब्रोमीन वाटर क्या करेगा, एल्डिहाइड को किसमें ऑक्सीडाइज करेगा, एसिड में। ठीक है, कर लोगे बेटा ये? एक और रिएक्शन लिख लो, लेकिन अगर नाइट्रिक एसिड देता है, अगर यहाँ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आता है तो ये दोनों को ऑक्सीडाइज करता है। एल्डिहाइड का तो एसिड बनता ही बनता है, नीचे वाला जो अल्कोहल है प्राइमरी, उसका भी एसिड बनाता है। तो ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। ब्रोमीन वाटर से क्या बनता है, नाइट्रिक एसिड से क्या बनता है। ब्रोमीन वाटर से सिर्फ एल्डिहाइड का एसिड बनता है, नाइट्रिक एसिड से दोनों एंड वाले एसिड बनते हैं, एल्डिहाइड का भी और प्राइमरी अल्कोहल का भी, सेकेंडरी का नहीं बनता। ठीक है, इनमें से जो एक एसिड बना है, नेक्स्ट पेज पे 6 नंबर पॉइंट देखो, 6 नंबर, इसे लिखा हुआ है ग्लूकोनिक एसिड और इसे लिखा हुआ है सैक्रिक एसिड। मींस ऐसे भी हो सकता है कि ग्लूकोनिक पहले ग्लूकोज से ऑक्सीडेशन से ग्लूकोनिक बना, ग्लूकोनिक की फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, सैक्रिक। प्राइमरी अल्कोहल आर मोर इजीली ऑक्सीडाइज्ड देन सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो दो नेम याद रखो, ब्रोमीन वाटर से ग्लूकोनिक, एक COH लग जाए, नाइट्रिक एसिड से सैक्रिक, दोनों क्या लग जाए, COH, ऊपर भी और नीचे भी सैक्रिक एसिड हो जाएगा बेटे। और एक लिखा हुआ है एसिटाइलेशन, अगर एसिडिक एनहाइड्राइड से करवाएं एसिटाइलेशन। बताओ, फिनोल में एस्प्रिन बनाते थे, एसिटिक एनहाइड्राइड से बन जाता था फिनोल, सैलिसिल वो सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड में एस्प्रिन बनाते थे। तो ये स्टेरिफिकेशन है, एसिटाइलेशन बोलते हैं इसे। यहाँ भी अल्कोहल होता है, अलग से एक रिएक्शन ऐसे था कि यहाँ भी अल्कोहल है, अगर इसका रिएक्शन आप CS3 COCl से करवाते हो तो स्टेरिफिकेशन है, तो H और Cl निकल के क्या बनता था, ये ग्रुप लग जाता था। इसे हम जनरली नेम दे देते हैं एसिटाइलेशन, क्योंकि ये ग्रुप लग गया। तो वहां आपको बताया था कि यहाँ एसिड डेरिवेटिव और भी आ सकते हैं, एसिड भी आ सकता है स्टेरिफिकेशन में, एसिड डेरिवेटिव भी आ सकते हैं, क्लोरीन भी आ सकता है, एनहाइड्राइड भी आ सकता है। तो ज्यादातर एनहाइड्राइड ले लेता है, क्योंकि एनहाइड्राइड पानी डालेंगे तो एसिड ही है, और एसिड और अल्कोहल का क्या बनता है, एस्टर। तो इस वजह से यहाँ एसिटाइलेशन रिएक्शन कहा जा रहा है। अब एसिटाइलेशन में बस ये फर्क है भी, OH एक तो है नहीं यहाँ, कितने OH हैं, 5। तो स्टेरिफिकेशन अगर होगी एक्सेस डाल के कितनी जगह होगी, 5 जगह। तो यही क्वेश्चन बनेगा आपका कि ग्लूकोज पेंटा एसिडेट बनता है, कितनी जगह एसिडेट आएंगे, 5 जगह, तो पेंटा एसिडेट नेम बनेगा इसका। ठीक है, तो इसमें 5 जगह एसिडेट लगेंगे, CHO याद है अल्कोहल का H निकलता है, अल्कोहल का H निकलता है, एसिड का क्या निकलता है, OH। तो यहाँ पे H निकाल के ये वाला ग्रुप लगाना, इसे कहते हैं एसिटाइलेशन। 4 तो ये लगा दिया मैंने, एक नीचे था, एक ये लगा दिया। तो याद रखो ग्लूकोज पेंटा एसिडेट बनता है। ठीक है, अब उसने ये टॉपिक ऐसे बना के दिया, एमसी हमने रिएक्शनें बता दी, उसने ऐसे बताया कि हमने स्ट्रक्चर कैसे पता किया, अभी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है। तो पहले पता किया अभी 6 की चेन है लंबी, 5 की नहीं है, ब्रांच नहीं है, क्योंकि N हेक्सेन बना है फास्फोरस H। फिर पता किया अभी एल्डिहाइड है, तो हमने 2-3 रिएक्शनें जो एल्डिहाइड की रहती हैं, ऑक्साइम वाली, एससीएन वाली करवा के देखी, हमें पता चल गया अभी यहाँ एल्डिहाइड। फिर पता किया अभी अल्कोहल 5 है, तो एसिटाइलेशन करवाई, कितने एसिड लगे, 5। तो पेंटासिड बनने से पता चल गया अभी OH कितने हैं, 5। ठीक है, हो जाएगा ये टॉपिक। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा, नेक्स्ट टॉपिक है डी और एल। हमें आता है पहले कैपिटल डी, कौन सा ग्लूकोज का कार्बन देखते हैं, सेकंड लास्ट, जो लास्ट कायल है उसके ऊपर OH, राइट साइड पे तो कैपिटल डी, लेफ्ट साइड पे तो कैपिटल एल। तो डी और एल ग्लूकोज हमने वहीं पढ़े हुए हैं, कैपिटल डी और एल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट टॉपिक लिख लो कॉपी पे, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज।
इसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है ग्लूकोज का, वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? एक टॉपिक पढ़ा था बेटा, एसिटल हेमी एसिटल, कुछ याद हो? हेमी कैसे बनता है, कौन बताएगा? एस्टर पहले होता क्या है? एल्डिहाइड का किसके साथ रिएक्शन है? अल्कोहल के साथ। एल्डिहाइड और अल्कोहल मिलते हैं, एक मिलता तो हेमी बनता है, दो मिलता तो एसिटल। कीटोन पे मिलता है, एक मिलता तो हेमी बनता है, दो मिलते हैं तो कीट। प्रोडक्शन वाला टॉपिक हमने अच्छी तरह पढ़ा, ठीक है। तो इसमें एसिडल बनाया हुआ है, कैसे? अगर हम ले लें एल्डिहाइड, ये ग्लूकोज है, थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट, बाकी सारे क्या है, राइट। फिफ्थ वाले कार्बन का OH 1 2 3 4 5 6। फिफ्थ वाले कार्बन का अल्कोहल इस पे रिएक्ट करने लग जाता है, C पे पॉजिटिव है, O पे क्या है, नेगेटिव। अल्कोहल का H जाता है O पे, O कहाँ जाता है, कार्बन पे, ठीक है। ये रिएक्शन ऐसे होती थी कि C डबल बॉन्ड O अगर अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो O पे जाता है H और इस पे आता है O। ऐसी रिएक्शन होती थी, इसे कहते हैं हेमी। अगर एल्डिहाइड है तो क्या कहते थे, हेमी एसिटल। कीटोन है तो क्या कहते हैं, हेमी कीटल। तो ऐसे हमने देखा फिफ्थ कार्बन का जो OH है इंट्रामॉलिक्यूलर रिंग बना लेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ अटैक कर देगा और H कहाँ लग जाएगा, O पे। अगर ऐसा है तो हेमी एसिड बन सकता है। रिंग देखो कितने मेंबर बनेगी, अगर मैं O को एक नंबर दे दूं तो ये 2 3 4 5 6 ऐसे बन जाएगी। कितने मेंबर, 6 मेंबर। तो 6 मेंबर एक रिंग दिखानी है, एक O लगा देना है, 6 मेंबर दिखा दी। एक नंबर कार्बन वैसे एल्डिहाइड का नेमिंग के बेस पे अगर नंबर 1 लेता है तो एल्डिहाइड का 1 नंबर दिया जाता है। तो फिर नंबर 1 ये वाला कार्बन होगा जो O के आगे वाला होगा, इसे आप 1 लोगे, आगे वाले को 2 3 4 5 ऐसे बन गए, ठीक है। अब ये रिंग जो बनेगी 6 मेंबर बन गई, हमें पता है ज्यादा स्टेबल कौन सी है, 6। कभी आज अभी 5वें कार्बन वाले क्यों रिएक्ट किया, चौथे वाला क्यों नहीं कर गया, 6वें वाला क्यों नहीं कर गया, तो हमें पता सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग कौन सी होती है, 6 मेंबर। तो 6 मेंबर रिंग बन गई। ओके, नेक्स्ट कार्बन को हमने 1 दे दिया। 1 कार्बन पे जब ये डबल बॉन्ड O पे H आ जाएगा तो ये भी क्या बन जाएगा, OH। इट मींस 1 पे भी OH आ जाएगा, 2 पे पहले से ही है, 3 पे भी है OH, 4 पे भी OH है, 5 वाला रिएक्ट ही कर गया, 6 वाला बाहर रह गया। फिफ्थ कार्बन पे ये वाला तो सारे का सारा ग्रुप बाहर रह गया, तो फिफ्थ कार्बन पे CH2OH बाहर रह गया, इसे तो ऐसे लगा देना है, ठीक है। बाकियों पे सारों पे OH हैं, देख लो C1 वाला भी OH आ जाएगा रिएक्ट करने के बाद, 2 पे भी OH है, 3 पे भी OH, 4 पे भी OH। इट मीन बाकी सारों पे OH लगाना है हमने, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे OH लगाना है। OH ऊपर या नीचे, राइट और लेफ्ट से हमने इसने हमें इंस्ट्रक्शन दी है कि जो अगर राइट वाला OH है, राइट साइड पे OH है, उसे दिखाना है बिलो, क्योंकि 3 डायमेंशनल बनेगा। और जो लेफ्ट साइड पे OH है उसे क्या दिखाना है, अब ठीक है। इसके बेस पे जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं बिलो और अब उसे कहा जाता है हैवर्थ प्रोजेक्शन, हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। जैसे बेटा हमने फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है, वैसे ही फिशर एक नेम था, उसने हमें फिशर प्रोजेक्शन बनाना सिखाया। ऐसे हैवर्थ ने ये वाला बनाना सिखाया, इसने हमें ये इंस्ट्रक्शन दी है कि टेट्राहेड्रल कार्बन है, कायरल कार्बन है, तो आप ऐसे याद कर लो कि राइट वाला OH
बिलो लेफ्ट वाला अब हो जाएगा। अगर ऐसा करें तो पहले सेकंड कार्बन का ये वाला OH बताओ, नीचे लगाएं या ऊपर लगाएं? सेकंड कार्बन राइट साइड है, सेकंड वाला नीचे, थर्ड वाला ऊपर, फोर्थ वाला नीचे। सिर्फ थर्ड वाला ही उल्टा था ना, तो थर्ड वाला उल्टा ऊपर जाएगा, बाकी सारे क्या आएंगे नीचे। ये बन गया। अब इस रिएक्शन पे आ जाओ। ये रिएक्शन बताओ, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहती थी? क्या रेशमिक बनता था? रेशमिक का मतलब OH ऊपर भी जा सकता है नीचे भी, तो वन कार्बन पे OH दोनों आ सकते हैं, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। तो यहाँ पे वन वाले OH दोनों बन जाएंगे। एक बार OH नीचे लगा दो, एक बार सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे हम, OH क्या लगा देंगे ऊपर, ये मिक्सचर बनता है बेटा। यहाँ OH की पोजीशन सिर्फ चेंज है, कौन से कार्बन पे? C1 पे। और C1 पे जो OH की पोजीशन चेंज है उसे मैंने अभी आपको बताया एनोमर्स। इन्हें क्या कहते हैं? एनोमर्स। और इन्हें यहाँ नाम दे दिए। अगर OH नीचे है तो कह दिया अल्फा, अगर OH ऊपर है तो कह दिया बीटा, एंड यस दे आर नोन एज एनोमर्स। तो ग्लूकोज एग्जिस्ट एज साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्यू टू हेमी एसिडल फॉर्मेशन, जो हम कहां पढ़ के आए हैं? एल्डिहाइड में 6 मेंबर रिंग बन गया, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हुआ। हैवोर्थ ने हमें बस इतना बताया भी, अगर तुम स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाना चाहते हो तो OH राइट वाले को नीचे रखो, लेफ्ट वाले को ऊपर रखो। उस बेस पे हमने ये स्ट्रक्चर बना दिए। लेकिन वहां हमने पढ़ा भी तो रेशमिक बनता था। रेशमिक का मतलब OH में भी अबव द प्लेन, में भी बिलो द प्लेन। तो दो स्ट्रक्चर बनाने हैं। बिलो वाले को एक नाम दिया अल्फा, अबव वाले को नाम दिया बीटा। दीज टू आर एनोमर्स। वन को छोड़ के मैं ये वाला OH ऊपर नीचे ले जाऊं, ये वाला OH ऊपर नीचे ले जाऊं, उसे क्या कहेंगे? एप्टीमर्स। तो C1 पे OH की पोजीशन डिफरेंट है, उसे कहते हैं एनोमर्स। C1 के बिना कहते हैं एप्टीमर्स। तो अब लिख लो, मल्टीपल क्वेश्चन ऐसे बनेगा, आपको दिखा देगा डायग्राम इनमें रिलेशन क्या है, एनोमर है या एप्टीमर है। देखो पहले एनोमर्स क्या है। एनोमर्स आर स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज। एनोमर्स आर स्टीरियोआइसोमर ऑफ ग्लूकोज, स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज differ in position of OH on कौन से कार्बन? on C1 कार्बन। different position of OH on C1 कार्बन। C1 किसे दिखाना है? याद रखे O से आगे वाला C1 है, ठीक है। एग्जांपल लिख दो, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज आर एनोमर्स। अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज आर एनोमर्स। ठीक है। नेक्स्ट लो, एप्टीमर्स क्या है। अगर वो इस कार्बन की जगह कोई और कार्बन को चेंज कर देता है तो उन्हें कहा जाता है एप्टीमर्स। स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज, स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज डिफर इन पोजीशन ऑफ OH ऑन एनी कार्बन अदर देन, किसे छोड़ दो? एनी कार्बन अदर देन C1। C1 को छोड़ दो, उसे क्या कहते हैं? एप्टीमर्स। हो जाएगा बेटा, इतना समझ आ गया? हैवोर्थ को रिएक्शन समझ आ गए? हैवोर्थ क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने का मेथड उसने समझाया है। जो OH राइट पे है वो बिलो करना है, लेफ्ट पे है तो उसे कहते हैं हैवोर्थ रिएक्शन। कर लोगे? नेक्स्ट एक क्वेश्चन बना के लिख लो, व्हाट इज म्यूटा रोटेशन? व्हाट इज म्यूटा रोटेशन? ये एग्जिस्ट करते हैं, इसका एक प्रूफ है जिसे कहते हैं म्यूटा रोटेशन। व्हाट इज म्यूटा रोटेशन? म्यूटा रोटेशन हम किसे कहते हैं? अगर आप कोई भी फॉर्म ग्लूकोज की ले लो, मान लो अल्फा डी ग्लूकोज ले लो प्योर वाला, और इसमें तुम पानी डाल देते हो, तो तुम्हारे पास एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बन जाता है अल्फा और बीटा का।
इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अगर तुम प्योर बीटा लेके चलते हो, उसमें पानी डालते हो, तब भी तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनता है किसका? अल्फा एंड बीटा का। रीजन, पानी डालेंगे तो एसिडल में याद है रिवर्सिबल रिएक्शन होता था, तो रिंग तोड़ के पहले ओपन चेन बन जाएगा, ओपन चेन की दोबारा रिएक्शन होगी, साइक्लिक बनेगा। जब ओपन चेन की दोबारा रिएक्शन होगी तो फिर से दोनों बनेगी, अल्फा भी बनेगा बीटा भी। तो जैसे हम पानी डालते हैं पहले रिंग टूट जाती है, वो बन जाता है, लेकिन जब भी वो क्लोज होती है दोबारा तो फिर इसमें एक मिक्सचर ही बनता है दोनों का, अल्फा का भी और बीटा का। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो अल्फा और बीटा में बेटा रोटेशन के एंगल का तो फर्क है, क्योंकि दोनों सेम तो है नहीं। अल्फा की रोटेशन अलग है, बीटा की रोटेशन अलग है, और मिक्सचर की रोटेशन क्या है? अलग है। ये जो मिक्सचर है इसकी रोटेशन तो रहती है 52.7 के आसपास, लेकिन अल्फा की रोटेशन अलग है, बीटा की रोटेशन क्या है? डिफरेंट। तो हम इसे इनके एंगल ऑफ रोटेशन से पहचान सकते हैं। एंगल ऑफ रोटेशन में हमें डिफरेंस दिखेगा, अल्फा का जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो डिफरेंट है, इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो डिफरेंट है। जब आप इसमें पानी डाल देते हो, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर याद है जो एंगल ऑफ रोटेशन प्रेडिक्ट कर सकता था, तो हम एंगल ऑफ रोटेशन प्रेडिक्ट करते हैं। प्योर अल्फा का तो डिफरेंट था बेटा, लेकिन पानी डालने के बाद क्या हो जाएगा? डिफरेंट। चेंज दिखेगी आपको एंगल में, वो चेंज को बस नाम क्या दिया जा रहा है? म्यूटेशन। म्यूटेशन होता है चेंज, तो उसे नाम क्या दे दिया? म्यूटा रोटेशन। मींस इतना तो लिखना है हमने डेफिनेशन भी, अल्फा या बीटा में जैसी पानी डालते हैं उनका एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाता है? चेंज। क्योंकि पहले प्योर का अलग था, मिक्सचर में तो दोनों बने तो अलग ही होगा। अब उसमें फिर एनसीईआरटी में इतना डिटेल लिखा नहीं, अब बता नहीं रहा आपको कैसे कैसे, जरूरत नहीं है ना। कितने कितने एंगल होते हैं, परसेंटेज कितनी कितनी है, जरूरत नहीं है, हमेशा फिक्स परसेंटेज बनती है। तो नेट रोटेशन एंगल चेंज होना, उसे क्या कहते हैं? म्यूटा रोटेशन। एंड दिस इज प्रूफ फॉर साइक्लिक स्ट्रक्चर, कि साइक्लिक स्ट्रक्चर जैसे करता है, क्योंकि पहले साइक्लिक बनेगा तो दो बनेंगे, अल्फा भी बनेगा और बीटा भी बनेगा। ठीक है, लिख लो म्यूटा रोटेशन क्या है? म्यूटा रोटेशन इज change in angle of rotation, change in angle of rotation of pure alpha or pure beta, change in angle of rotation of pure alpha or pure beta on adding water, on adding water is known as muta rotation। ठीक है, और चेंज क्यों हो रहा है हमें पता भी, प्योर अल्फा का अलग था, मिक्सचर का अलग होगा, प्योर बीटा का अलग था, मिक्सचर का अलग होगा। ये जो चेंज है इसे क्या कहते हैं? म्यूटा रोटेशन। हो जाएगा बेटा, मल्टीपल के लिए ऐसे लिख लो, म्यूटा रोटेशन कौन दिखाएगा कौन नहीं दिखाएगा? हेमी एसिडल होना चाहिए। अगर यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट कार्बन चेक करना है, अगर फर्स्ट कार्बन पे यहाँ OH है तो यस, कैन शो म्यूटा रोटेशन। लेकिन अगर यहाँ पे OCH3 आ गया, एसिडल बन गया किसी तरह, आगे रिएक्शन कर गया, तो वो बैकवर्ड नहीं जाता, कांट शो रोटेशन। तो आपके कुछ एडवांस के क्वेश्चन आए हुए जेई के, स्ट्रक्चर बड़े कॉम्प्लेक्स से बना के दिए होंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। आपको सिर्फ C1 कार्बन पे पोजीशन चेक करनी है, अगर यहाँ OH होगा तो आप कहोगे यस, क्योंकि इसकी रिवर्सिबल है बेटा रिएक्शन, यहाँ से तोड़ोगे तो एक कार्बन पे 2 OH, 2 H में से वाटर निकल जाएगा, लेकिन इसका रिवर्सिबल नहीं होगा, OCH3 आ गया। ठीक है, तो एसिडल का रिवर्स नहीं होता। हेमी एसिडल दिखाएंगे, एसिडल या कीटल नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ इतना की पहचान है, बड़ी बड़ी रिंग्स बना के दी हुई है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था कि O के साथ वाले कार्बन पे देखना होगा OH है या नहीं। ठीक है, हो जाएगा ये।
आगे एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं और क्या क्या डिफरेंस लिखे हुए हैं। कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। पहला, ये फैक्ट याद रखने हैं आपने ग्लूकोज के बारे में। पहला फैक्ट पढ़ रहा हूं, डिस्पाइट हैविंग aldehyde group glucose does not give shift test, shift reason टेस्ट नहीं देता, it does not form हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन। तो याद रखना है ग्लूकोज डू नॉट गिव शिफ्ट एजेंट। शिफ्ट एजेंट किसका टेस्ट था? एल्डिहाइड का। तो जबकि इसमें एल्डिहाइड है फिर भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। डू नॉट गिव शिफ्ट एजेंट टेस्ट, पहली लाइन लिखी हुई है। सेकंड लिखा हुआ है बेटा इसी में, डू नॉट रिएक्ट विद NaHSO3। रीजन साइक्लिक बन गया। अगर तो तुम पानी डाल देते हो, जब कोई स्ट्रॉन्ग आ जाता है HCN वगैरह, वो तो साइक्लिक को तोड़ देता है। साइक्लिक को तोड़ के दोबारा बैकवर्ड रिएक्शन एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड बन जाएगा तो साइनोहाइड्रिन बनने लग जाएगा। और लेकिन ये वीकर है, शिफ्ट रीजन भी वीकर है और NaHSO3 भी हमने किया था वीकर है। ये तो बहुत जगह रिएक्ट ही नहीं करता था, कीटोन्स में रिएक्ट ही नहीं करता था, जिसकी वजह से रिएक्शन तोड़ के दोबारा से ओपन चेन नहीं बना पाता। ओपन चेन नहीं बनता, ओपन चेन की वैसे परसेंटेज 1-2% ही होती है, तो ओपन चेन नहीं बन पाता तो इनकी रिएक्शन नहीं आई। हाँ, साइनोहाइड्रिन की आती है, ऑक्साइन की आती है, क्योंकि उसमें ये वाला टूट के क्या बनता रहता है? ओपन चेन। ओपन चेन में एल्डिहाइड आ जाएगा, एल्डिहाइड के ऊपर साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, ऑक्साइन बन जाएगा, बाकी रिएक्शनें होती हैं। इवन टोलन रेजन टेस्ट आएगा, फैलिंग सोल्यूशन आएगा, वो मैंने वही लिखवा दिया था आपको, है ना, टोलन फैलिंग लिखवा दिया था ग्लूकोज में। लेकिन ये याद रखना कि कौन सी नहीं देता, शिफ्ट रीजन टेस्ट नहीं देता और ये नहीं देता, ठीक है। सेकंड लिखा हुआ है, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन। पेंटा एसीटेट of glucose does not react with हाइड्रोक्सिलामाइन मीन्स, अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्सिलामाइन, पीछे हम रिएक्शन भी लिख के आए हैं। हाइड्रोक्सिलामाइन से क्या बनाया था? ग्लूकोज का ऑक्साइन। लेकिन उसी में एक लाइन आ गई, पेंटा एसिड ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट, क्योंकि अगर पेंटा एसिड बना दिया बेटा ये बन जाएगा, यहाँ भी एसिड आ जाएगा ना, 5 OH है इस पे, एक यहाँ पे OH है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर पांचों पे आपने R लगा दिया तो ये दोबारा क्लीवेज नहीं होगी। दोबारा क्लीवेज नहीं होगी तो क्या दोबारा एल्डिहाइड बन पाएगा? अगर दोबारा एल्डिहाइड नहीं बन पाएगा तो क्या एल्डिहाइड की रिएक्शन आएंगी? तो अब देखो फर्क है। अगर तो आप सीधा इसमें NH2OH डालते हो, फिर तो ये पानी डालोगे ये टूट जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड करेगा काम। लेकिन अगर तुमने पहले OH रिएक्ट करवा लिया, ये बना लिया तो दोबारा रेक्ट पानी डालने से एल्डिहाइड नहीं बनेगा। एल्डिहाइड ही नहीं बनेगा तो क्या ऑक्साइन बन पाएगा? तो इससे हमें कंफर्म होता है भी ये किसमें एग्जिस्ट करता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर में। तो दोनों ही चीजें क्या बता रही हैं, ये भी ये बता रहा है कि ज्यादा क्या एग्जिस्ट करता है? साइक्लिक। ये भी क्या बता रहा है? साइक्लिक। तो दीज आर, और थर्ड म्यूटा रोटेशन, दीज थ्री आर प्रूफ ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। थर्ड देख लो, थर्ड मैंने पढ़ा ही दिया, म्यूटा रोटेशन के बारे में लिखा हुआ है। थर्ड है म्यूटा रोटेशन, और इन तीनों से हमें जनरल क्वेश्चन आज भी क्या पता चलता है? दे सपोर्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। के ग्लूकोज का क्या होता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो आज हम सिर्फ ग्लूकोज के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे ट्राइसेक्राइड हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ग्लूकोज के बारे में फिर से थोड़ा दोबारा से क्वेश्चन देख लो क्या क्या है। पहला, मोनो ओलिगो एंड पॉली, समझ आ गया? अगर हाइड्रोसिस होती नहीं है इट मींस क्या है? मोनो। हाइड्रोसिस होती है 2 से 10 यूनिट बनते हैं, अगर बहुत ज्यादा बनते हैं तो पॉली। ठीक है, इनके एग्जांपल आगे आ जाएंगे। ग्लूकोज के कुछ एक रिएक्शंस हैं। ग्लूकोज HI से रिएक्शन करता है तो NH। ग्लूकोज NH2OH से रिएक्ट करता है तो ऑक्साइन। HCN से रिएक्ट करता है तो साइनोहाइड्रिन। 2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट।
ब्रोमीन वाटर और नाइट्रिक एसिड है दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग, लेकिन ब्रोमीन वाटर एक एल्डिहाइड का एसिड बनाता है, नाइट्रिक एसिड दोनों का बनाता है। एक का एसिड बनता है तो ग्लूकोनिक, दोनों बनते हैं तो सैक्रिक। ठीक है, रिएक्शन हो गई। लास्ट एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, कुछ नहीं है, हेमी एस्टर बनाया 6 मेंबरिंग इंट्रामोलिकुलर, उसे क्या कह दिया, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हैवोर्थ को रिएक्शन क्या है, जो OH की पोजीशन है राइट साइड वाली नीचे, लेफ्ट साइड वाली ऊपर, लेकिन 1 पे OH ऊपर भी आ सकता है नीचे भी, क्योंकि रेसमिक मिक्सचर बनेगा। उन्हें हमने अल्फा बीटा एनोमर्स किया है। ठीक है, और लास्ट पे म्यूटा रोटेशन, अगर अल्फा या बीटा किसी में भी पानी डाल दे तो हमेशा इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनता है अल्फा बीटा का, जिससे उसका एंगल ऑफ रोटेशन चेंज हो जाता है, कहते हैं म्यूटा रोटेशन। दो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ रिएक्शनें ऐसे हैं जो एल्डिहाइड होने के बावजूद भी नहीं देता ग्लूकोज, शिफ्ट रिएक्शन टेस्ट नहीं देता, NHSO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता। अगर ग्लूकोज का पहले पेंटा एसिडेट बना लें फिर एंजाइम बनाएं तो नहीं बनेगा, सीधा बनेगा तो बन जाए। ठीक है, इतना भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़, मंडे आपका टेस्ट रहेगा बेटा अमाइंस। ठीक है, अमाइंस का मंडे टेस्ट है इस बार। ठीक है।